सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि पूरे हरियाणा में 11-12 ज़िले ऐसे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं और किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान इस बाढ़ में हुआ है। करीब करीब 5 से 6 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो बाढ़ के पानी के नीचे है और वहाँ पे फसल बचने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। इस बीच में जो सरकार का रवैया है वो बहुत ही निराशाजनक है। मैं लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके आया हूँ जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है, जहाँ जहाँ किसान परेशान हैं, जहाँ जहाँ गांव के लोग परेशान हैं। एक छोटी सी मांग जो गांव कर रहे हैं, जो कट गए हैं बाहर आबादी से, उनका कहना है कि एक बोट एक गांव के लिए उपलब्ध करा दीजिए। और जिस सदी में हम हैं, जिस युग में हम चल रहे हैं, उसमें अगर हरियाणा की सरकार एक बोट भी एक गांव में मुहैया नहीं करा सकती है तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। सरकार और प्रशासन गांव से गायब है। कहीं भी बाढ़ प्रभावित इलाके में हालचाल पूछने भी नहीं पहुंच रहे। गांव के लोगों को क्या समस्या है, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही प्रशासन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि किसान को लगभग अपने हाल पे छोड़ने जैसी स्थिति है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब ये बताया 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 4 लाख एकड़ ज़मीन डूबी हुई है, तो साथ ही बोले कोई नहीं, 2-3 दिन में पानी उतर जाएगा, उसके बाद कुछ फसल बच जाएगी, कुछ किसान दोबारा लगा लेगा। तो मुआवजा ना देना पड़े किसानों को, और किसान आंदोलन जो एक लंबे समय तक चला, उसका कहीं ना कहीं उससे द्वेष की भावना सरकार के मन में है और किसानों के प्रति इस द्वेष के चलते उनसे बदला लेना चाहती है सरकार, इसलिए उनको अपने हाल पे छोड़ दिया है। हमने ये मांग की थी कि 100% नुकसान मान करके किसानों को तुरंत प्रभाव से मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। सारे इक्विपमेंट ख़राब हो गए किसानों के, सारे बोर ख़राब हो गए जहाँ जहाँ बाढ़ आई, फसल ख़राब हो गई, घर जगह जगह पे घरों में दरारें आ गई, बहुत ज़्यादा पशुधन का भी नुकसान हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से मुआवजे का ऐलान करना चाहिए था और किसानों को ढांढस बंधाना चाहिए था कि इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी हुई है सरकार। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार कहीं भी नज़र नहीं आई। यहाँ सिरसा की ख़ास तौर पे अगर बात करें तो सांसद महोदया जिस तरीके से बयानबाजी करती हैं वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ अपने कार्यक्रमों से, सिर्फ अपने बयानों से मतलब है, लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बिना कोई तर्क दिए हुए ये कहा कि पंजाब की वजह से बाढ़ आ गई। पंजाब अपने यहाँ कोई पानी पैदा तो करता नहीं है, कोई तर्क होना चाहिए था। सिर्फ हमारी नकल करने से कोई बात सही साबित नहीं हो जाती है। आम आदमी पार्टी ने जब ये कहा कि सुनियोजित तरीके से दिल्ली को डुबोने की साजिश की भारतीय जनता पार्टी ने, तो हमने उसके साथ तर्क दिया था, हमने उसके साथ सबूत पेश किए थे कि हथनी कुंड बैराज से ना ईस्टर्न कैनाल में ना वेस्टर्न कैनाल में एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया, यूपी की तरफ पानी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ, जब सबसे ज़्यादा पानी था, आपदा जब सबसे ऊपर के स्तर पे थी, उस वक्त ये बीजेपी वाले बोलते हैं आपदा में अवसर, आपदा में अवसर। इन्होंने उस वक्त उसमें राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश की, किसी तरह केजरीवाल जी को गाली दे सकें, आम आदमी पार्टी को नीचा दिखा सकें, इसलिए इन्होंने सारा पानी मेन स्ट्रीम यमुना में छोड़ा। दिल्ली को डुबोने का मन में इनके ख्याल था, लेकिन कहते हैं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। सिर्फ दिल्ली में नुकसान नहीं हुआ, दिल्ली की तरफ जाने वाली मेन स्ट्रीम में सोनीपत, पानीपत, करनाल से लेके यमुनानगर तक करीब 8 जगहों पे तटबंध टूटे, जिसकी वजह से हरियाणा के सैकड़ों गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए। मुख्यमंत्री जी ने अपनी घटिया सोच के चलते, राजनीतिक द्वेष के चलते हरियाणा के भी हज़ारों लाखों लोगों को संकट में डाल दिया, बाढ़ के संकट में डाल दिया। अब से कुछ देर बाद मुझे बताया गया कि शैलजा जी भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रही हैं। वो आजकल उनको
सपने में भी आम आदमी पार्टी नज़र आती है। बहुत आम आदमी पार्टी पे कुछ कुछ कमेंट करते रहते हैं, तो कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसलिए मैं उनके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की चिंता करना छोड़िए, पहले अपनी पार्टी के अंदर के संकट सुलझाइए। कम से कम एक राजनेता होने के नाते ये तो तय कर लीजिए कि चुनाव कहाँ से लड़ोगे, और अगर तय हो जाए कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे तो फिर ये भी सोच लेना कि आपकी पार्टी के अंदर ही जो दूसरा गुट है वो आपको वहाँ से टिकट लेने देगा कि नहीं लेने देगा। अपने मुद्दे सुलझाइए। 100 समस्याएं कांग्रेस के अंदर हैं, और ख़ासकर हरियाणा कांग्रेस को गुटबाजी की बीमारी है, एक लत है। शैलजा जी छत्तीसगढ़ गई, वहाँ ड्यूटी लगी इनकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो लत और वो बीमारी इतनी ख़राब है कि इन्होंने वहाँ ले जाके भी फैला दी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई है, गुटबाजी वहाँ पे भी बहुत तेज़ हो गई जैसे हरियाणा में चल रही है। तो कम से कम ये इस बीमारी को बाहर नहीं फैलाएं। और कभी अंबाला से तैयारी करती नज़र आती हैं, कभी सिरसा से तैयारी करती नज़र आती हैं, कहीं यहाँ के लोगों को ऐसे ही भुलावे में रख दें और छत्तीसगढ़ से तैयारी कर रही हों। थोड़ा सा स्थिति अपनी स्पष्ट कर लें। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि उनके घर में इतने झगड़े हैं, वो आम आदमी पार्टी की चिंता छोड़ के अपने घर के झगड़ों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि वो सबसे मुश्किल उनके लिए चुनौती है। दूसरे यहाँ के बड़े कद्दावर नेता अपने आप को बताते हैं, अभय सिंह जी। आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद के चुनाव में उनको उनकी सही जगह तो दिखा दी है, आने वाले समय में उनको उनके गढ़ में हराएंगे भी, लेकिन आम आदमी पार्टी का डर पहले से ही मुझे लगता है उनके मन में घर कर गया है। इसलिए जिस एक जगह पे उनका अस्तित्व बचा है, अब उसको भी छोड़ के भाग रहे हैं। सिरसा को अपना गढ़ बताते हैं, लेकिन कह रहे हैं सीएम कैंडिडेट उचाना से लड़वाएंगे। जब ये कहते हैं कि सीएम कैंडिडेट उचाना से लड़वाएंगे, तो साथ में ये तो बता दें भाई साहब कि लड़वाएंगे किसको, क्योंकि ओपी चौटाला जी तो जेल काट के आए हैं और चुनाव के नियमों के हिसाब से चुनाव लड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब वो तो नहीं लड़ सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐलनाबाद में इस बार अपनी हार दिखाई दे रही है और अभय चौटाला जी उचाना की तरफ रुख करना चाहते हैं और खुद ही को सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं। तो जब ऐसी बात करें तो कम से कम उनको स्पष्ट करना चाहिए कि ये कौन सीएम कैंडिडेट है, उनकी पार्टी में बचा कौन है सीएम कैंडिडेट के लायक, जिसको वो उचाना से लड़वा देंगे। और क्या सिरसा में ज़मीन खिसक गई है जो उचाना की तरफ रुख कर रहे हैं, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। एक अभी पॉलिटिकल ड्रामा सा चला, पूरे हरियाणा के अंदर यात्रा कर रहे थे। अब लोग तो उसमें जुटे नहीं, कहीं पे भी 20-50 अपने कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे थे, लेकिन ये ज़रूर लगा कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार के वक्त में जिस तरीके की लूटपाट, जिस तरीके का आतंक, जिस तरीके की दादागिरी, जिस तरीके का भ्रष्टाचार था, उसके पश्चाताप के लिए ये लगा कि जैसे कोई यात्रा निकाल रहे हैं और उसका पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने जो पाप किए हैं अपने समय में, उनकी माफ़ी मांगते हुए पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आज का राजनीतिक परिदृश्य है, जिसमें आम आदमी पार्टी जो सही विपक्ष है उसकी भूमिका हरियाणा के अंदर निभा रही है। हम गांव-गांव जाके लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे भी बाढ़ आई हुई है, मैं खुद गया हूं कई गांव में जाके लोगों का हाल जाना है। उधर भगवंत मान जी को देख लीजिए, कीचड़ में सने हुए उनके पैर दिखते हैं। वो कहीं भी किसानों की, गरीब परिवारों की मदद के लिए कहीं भी जा रहे हैं, अंदर तक जा कर के अपने लोगों का दुख दर्द जान रहे हैं। और एक हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो ऊपर हेलीकॉप्टर में चक्कर काट के कह देते हैं हाँ देख लिया बाढ़ आई है। एक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं जो ट्रैक्टर लेके जाते हैं बाढ़ पीड़ितों को देखने के लिए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र को देखने के लिए, और ट्रैक्टर पे ही वापस आ जाते हैं, नीचे नहीं उतरते, जैसे उन्होंने सोने की चप्पल पहन रखी हो, ख़राब ना हो जाए। एक हमारे विद साहब हैं, गृह मंत्री हैं, वो बोट में बैठ के जाते हैं, बोट में कुर्सी लगा के, एनडीआरएफ की बोट में, और 4 सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ बोट के कोनों पे पैदल चल के जाते हैं। मेरा एक सवाल है इनसे, मुख्यमंत्री को तो हेलीकॉप्टर मिल जाता है घूमने के लिए सरकार में, उप मुख्यमंत्री को ट्रैक्टर की सुविधा मिल रही है सरकार में,
विद साहब को बोट मिल जाती है, सरकार में है, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी बेचारा कहाँ जाए, जिसको एक बोट मुहैया नहीं है, एक नाव नहीं मिल रही जिसको हर गांव में, कि उसके आने जाने का कोई चारा नहीं है। सरकार का कोई अधिकारी उनसे ये तक पूछने नहीं जा रहा कि जिंदा हो या मर गए हो, हालचाल पूछने तक भी नहीं पहुंच रहे। मदद करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट नज़र आता है कि हरियाणा के अंदर लोग जिस सरकार से नफरत करते हैं, ऐसी सरकार प्रशासन चला रही है जिसको लोगों से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ऐसी सरकार प्रशासन चला रही है और कांग्रेस को इस वक्त पे जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, वो भी सिर्फ खाना पूर्ति करके 4 जगह फ़ोटो खिंचवा के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने पहले भी अनुरोध किया था। सिरसा अभी तक उतना ज़्यादा प्रभावित बाढ़ से नहीं है, कुछ इलाकों में पानी टच हुआ है। मैं यहाँ भी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करके जा रहा हूँ, जैसा पूरे हरियाणा में हमने किया। मुसीबत की इस घड़ी में एक एक व्यक्ति, एक एक गांव के व्यक्ति, एक एक किसान, एक एक मजदूर के साथ मजबूती से खड़ा होना है, उनके दुख दर्द में शामिल होना है। उनको कोई भी ज़रूरत हो किसी भी तरीके की, हमको उनकी मदद बन के उनके साथ खड़े होना है, उनका मददगार बन के उनके साथ खड़े होना है। ये हम पूरे हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, जगह जगह पर जहाँ जो ज़रूरत है लोगों को। ये नहीं कि दिखावे के लिए हम वहाँ कुछ भी सामान लेके पहुँच जाएं। हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को अपना लोकल हेल्पलाइन भी दे रहे हैं कि किसी को चारा चाहिए तो वो बताए, हमको चारा ही भेजेंगे। किसी को अगर दवाई की ज़रूरत है तो बताए, दवाई ही वहाँ पे भेजेंगे। कहीं से दूध की डिमांड है गांव से तो दूध ही भेज रहे हैं वहाँ पे। कहीं पे अगर अगरबत्ती की ज़रूरत है, बहुत अब वो मच्छर वगैरह शुरू हो गए हैं पैदा होने, वहाँ पे वही भेज रहे हैं। ज़रूरत का सामान जहाँ जिसको जो चाहिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए मददगार के रूप में, उनके दोस्त के रूप में, उनके कंधे से कंधा मिला के हर जगह खड़े नज़र आएंगे। बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों को सड़क पे होना चाहिए था, लोगों के बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो जाते नहीं हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा कि हरियाणा ने दिल्ली को डुबाया, उस तरह के आरोप जो है पंजाब पर लिख रहे हैं कि पंजाब ने हरियाणा को डुबाया। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो उसके साथ तर्क या सबूत होना चाहिए। जब हमने ये बात कही कि हरियाणा सरकार ने जानबूझ के दिल्ली को डुबोने की राजनीतिक साजिश रची, तो हमने उसके साथ बाकायदा सबूत पेश किए। हमने कहा कि हथनीकुंड बैराज से न ईस्टर्न कैनाल में न वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया, सारा मेन स्ट्रीम में छोड़ा गया। सरकार ने पहले माना नहीं, बोले वो बैराज है वहाँ पानी थोड़ी रुकता है। ये तो हमको भी पता है, उनको नहीं पता जो सरकार में बैठे हैं। 1 लाख क्यूसेक तक वहाँ पानी रुकता है और उसके बाद आप जहाँ डाइवर्ट करना चाहो वहाँ डाइवर्ट होता है। सरकार ने पहले ये बात मानी नहीं, फिर उसके बाद ये बात मानी और बोले कि नहीं नहीं वहाँ मेंटेनेंस चल रहा था यूपी के उसमें कनाल में। जब हमने वीडियो जारी किया जिस सुबह, उसी दिन शाम को उसी यूपी की कनाल में जिसमें कह रहे थे मेंटेनेंस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें पानी छोड़ दिया गया। इसका मतलब हरियाणा सरकार रंगे हाथों खट्टर सरकार पकड़ी गई कि वो लोग झूठ बोल रहे थे और जैसे ही हमने सबूत पेश किया उन्होंने पानी छोड़ा। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर ITO बैराज को हरियाणा सरकार मेंटेन करती है, उसके 5 गेट जाम थे। हमने साफ तौर पे ये कहा कि पीछे से ज़्यादा पानी छोड़ा, आगे उसको निकलने नहीं दिया। ये साजिश थी जानबूझ के। इसलिए हरियाणा में, इसलिए दिल्ली के अंदर यमुना कभी भी आज तक 208.66 के स्तर पे पहुंची नहीं। ये मैक्सिमम लेवल था, इस बार ये इनकी साजिश की वजह से गया। वे 5 गेट भी पहले हरियाणा सरकार ने ये कहा कि नहीं वो दिल्ली में हम तो नहीं मेंटेन करते, बाद में मुख्यमंत्री ने उस पर जांच बिठाई कि हरियाणा सरकार के अंडर आता है वो, और फिर मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को दिल्ली सरकार ने कभी कहा ही नहीं कि वो 5 गेट जाम है, कम से कम बता तो देते। वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं थी, उनका एक अधिकारी वहीं बैठता है 24 घंटे, उनको खुद देखना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने कहा दिल्ली सरकार ने हमें बताया नहीं। हमने बाकायदा चिट्ठी जारी की, जो हमने बार बार हरियाणा सरकार को चिट्ठियां लिखी कि ये गेट अगर आपसे संभलते नहीं तो इस बैराज को दिल्ली सरकार को हैंडओवर कर दो। इतनी बेशर्म सरकार है। मैंने वो चिट्ठी जारी करके, पब्लिक करके, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला है कि कभी दिल्ली सरकार ने जानकारी नहीं दी, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतनी बेशर्म सरकार है कि उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगी इन्होंने। आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं पानी ले लो, हिमाचल को कह रहे हैं शेष लगा लो, क्या है जिम्मेवारी भरा?
उनका वक्तव्य है इस टाइम प्राकृतिक आपदा आई हुई है। देखिए, मुझे नहीं लगता प्राकृतिक आपदा के वक्त कोई भी इनसेंसिटिव या इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस बयान की आप बात कर रहे हैं वो किसी संदर्भ में है, वो किसी व्यक्ति से, किसी युवा से बात कर रहे हैं। मुझे उसका पहले और बाद का संदर्भ मालूम नहीं है, इसलिए मैं इस पे अभी टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी संदर्भ में वो बात कही जा रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है वो बात वहाँ से शुरू हुई थी कि हिमाचल प्रदेश ने कहा था हरियाणा और पंजाब पे सेस लगाएंगे, टैक्स लेंगे, उससे वो बात शुरू हुई थी और युवा के द्वारा कोई सवाल पूछा गया था, उस संदर्भ में वो बात कर रहे थे। मुझे लगता है संदर्भ से जोड़ के इस सवाल को देखना चाहिए, उससे अलग। आपने कहा कि बहुत नुकसान हुआ है, जो बयान है इस प्रकार के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को जिम्मेदारी से बयान देने चाहिए, उस बयान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बात। मैं यही बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले आके सारे टीवी कैमराज के सामने आप झूठ बोल के गए कि दिल्ली ने कभी भी आपको इंटीमेट नहीं किया बैराज के मेंटेनेंस के बारे में। हमने वो सारी चिट्ठियां लिखित में, जिस पे हरियाणा सरकार के रिसीविंग्स भी हैं, वो हमने जारी कर दी हैं सारी की। समय समय पे बताया गया, ये भी कहा गया कि आपसे नहीं संभल रहा तो हमको हैंड ओवर कर दो दिल्ली सरकार को। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। क्या उनको सामने आके माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि उन्होंने झूठ बोला स्पष्ट तौर पे और एक साजिश रची राजनीतिक द्वेष के चलते दिल्ली को नुकसान पहुंचाने की, जिसकी वजह से हरियाणा के भी सैकड़ों गांव डूब गए। आपने कहा कि बहुत नुकसान हुआ, फसलें डूबी, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए, पशुधन भी उसका भी नुकसान हुआ, आपके मुताबिक कितना मुआवजा मिलना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात सैद्धांतिक चीज़ों पर अगर बात करें कि किन किन चीज़ों के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, एक तो जिनकी ज़मीन पे पानी टच हो गया उन सारे किसानों को 100% नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। दूसरा, जिनके घर को, कारोबार को कोई भी नुकसान हुआ उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। तीसरा, पंजाब सरकार ने किया था ये पिछली बार जब फसल का नुकसान हुआ। मजदूर भी इस सिस्टम का हिस्सा है, जब आपका काम होता है तो मजदूर की कमाई होती है। अब जब बाढ़ आई हुई है तो उनकी भी रोजी रोटी छिन गई है, उनके लिए भी स्पेशल मुआवजे का ऐलान होना चाहिए। चौथा, कि जिनके जान माल का, पशुधन का नुकसान हुआ है उनके मुआवजे का ऐलान होना चाहिए और स्पेशल गिरदावरी का अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हो जाना चाहिए था। और जिनके खेतों में पानी लगा है उसके लिए तो आपको किसी और सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं। ये क्या करते हैं, जब फसल का मुआवजा देना था तो इन्होंने इंतज़ार किया कि पहले कट जाए पूरी फसल, फिर कुछ भी कह देते हैं 25% नुकसान था, 50% नुकसान, कहाँ से साबित करेगा किसान? ऐसे ही अब ये पानी उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर कुछ भी कह देंगे यहाँ तो पानी आया ही नहीं था, कम आया था। मुझे लगता है जिस भी खेत में पानी टच किया उन सभी को पीड़ित मानते हुए 100% नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। हरियाणा में जो मुआवजा मिलता है, पहले की जो परंपरा है 15,000 रुपये देते हैं किसान को, किसान का खर्चा इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है पर एकड़ अगर देखें। मुझे लगता है कि इसकी एक स्टडी करके एक बहुत उचित मुआवजा, हमारी तो मांग ये है कि ये जो त्रासदी है इसमें तो पूरी फसल ही तबाह हो गई, एक सीज़न तबाह हो गया, किसान का पैसा लग चुका था, उसके बाद ये तबाह हो गए हैं किसान। तो इनको 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार की तरफ से मदद दी जानी चाहिए और उसमें से कुछ मदद का फौरी तौर पे तुरंत ऐलान होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए बाढ़ जैसे मुद्दों पर, आम आदमी पार्टी जो है इस प्रकार के बयान दे रही है, सियासी बयान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि शिक्षा पे सियासत नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं स्वास्थ्य पे सियासत नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं बिजली पे सियासत नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं बाढ़ पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जो पब्लिक से जुड़े हुए काम हैं, जिनसे पब्लिक परेशान है, जिन मुद्दों के ऊपर, उन्हीं मुद्दों पे सियासत छोड़ दो। तो फिर किस बात पे सियासत करें? ये भूपेंद्र हुड्डा जी बता दें कि उनकी तरह जात पात की राजनीति करें, उनकी तरह द्वेष की राजनीति करें, उनकी तरह परंपरागत वो राजनीति करें जिसमें आप किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं। बाढ़ में भी अगर गए इन पुराने राजनेताओं की सबकी हालत ये है कि किसी के दुख दर्द में शामिल होना नहीं चाहते। बाढ़ में हुड्डा साहब गए, पानी में एक पैर रखा हो तो बता दो, बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवा के कह देते हैं हाँ हाँ ये बयान दे दिया हमने। ये राजनीति पुरानी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी लोगों की राजनीति करती है, आम लोगों की राजनीति करती है, उनके बीच में उतर के राजनीति करती है। अगर बाढ़ से लोग परेशान हैं तो इस पर राजनीति करेंगे, 100% करेंगे, जो भी कांग्रेस बीजेपी को कहना कहते रहे। मिस्टर ढांडा,
एक तरफ आप कांग्रेस को कोस रहे हो, कांग्रेस को कोसते कोसते आपकी पार्टी दिल्ली में आई, पंजाब में और पटना में गलवाई। आप डबल स्टैंडर्ड क्यों? आप विचारधारा सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए, हमने बिल्कुल हमेशा सिद्धांत की बात की और हमने सैद्धांतिक तौर पे पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि लोकतंत्र के ऊपर मोदी सरकार एक बहुत बड़ा हमला कर रही है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, अभी भी वही हुआ, जब बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री विदेश में है और विदेश से चुने हुए मुख्यमंत्री को फ़ोन नहीं किया, एक अपॉइंटेड ऑफिसर को, एलजी को फ़ोन करके पूछते हैं दिल्ली में क्या हालत है। ये स्पष्ट दिखाता है कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं है। 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक फैसला दिया कि दिल्ली में सरकार, चुनी हुई सरकार यानी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। मोदी जी ने उस फैसले को पलट दिया, अध्यादेश जारी कर दिया। हमने ये कहा था कि लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है। इस लड़ाई में जो जो लोग साथ आएंगे उनके साथ चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस ने पहले इस पर स्पष्ट बयान नहीं दिया तो हमने कहा हम किसी ऐसी मीटिंग में नहीं जाएंगे जहां लोकतंत्र को बचाने के लिए भी लोग एकजुट नहीं होते हैं। कांग्रेस को बयान दिया कांग्रेस ने आखिरकार कि वो अध्यादेश के मुद्दे पे हमारे साथ खड़े हैं, राज्यसभा में इस अध्यादेश के खिलाफ वोट देंगे। उसके बाद हम लोग एक सामूहिक चर्चा के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं और निश्चित तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे हमारा ये मानना है, अरविंद केजरीवाल जी स्पष्ट तौर पे ये कह भी चुके हैं कि ये तो अभी चर्चा शुरू हुई है, ये कहाँ तक पहुँचेगी, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, इसका ग्राउंड क्या होगा, किसी मुकाम पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इस पर भविष्य में ही बात करेंगे। लेकिन आज हमने ये जो शर्त रखी थी कि अध्यादेश पर पूर्ण समर्थन होगा, तभी हम किसी चर्चा के टेबल पे बैठेंगे। हमारी वो शर्त मानी गई, हमने सैद्धांतिक तौर पे इस मीटिंग में हिस्सा लिया। अनुराग जी, भाजपा जजपा में लगातार असमंजस की स्थिति रही, बयानबाजियों का दौर चला। अब एनडीए की बैठक हो रही, उसमें जजपा को भी न्योता मिला और 38 जो छोटे मोटे सभी दलों की बैठक हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले पहले ऐड करते थे कि सारे एक तरफ, अकेला शेर एक तरफ, तो अब वो शेर मुझे लगता है वो अकेला से थकेला हो गया है और कोई भी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, एनडीए जैसा कुछ बचा नहीं है। इनका कोई महत्वपूर्ण सहयोगी दल है नहीं बीजेपी के साथ। मोदी जी के साथ कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं होना चाहता। तो ये कहीं कहीं से ऐसी ऐसी पार्टियां ढूंढ के ला रहे हैं जिनकी इतिहास में कभी मैक्सिमम आई होंगी तो कभी 6 विधानसभा सीट आ गई, किसी की एक भी नहीं आई। ये जेजेपी के पल्ले तो 4 वोट नहीं हरियाणा में, कैंडिडेट भी 90 मिल जाए इस बात में शक है। ऐसे ऐसे लोगों को अगर बुला के आपको ये दिखाना है भाई हमारा एनडीए का इतना बड़ा कुनबा हो गया है, तो कल हम एक रैली कर लेते हैं, 1 लाख हमारे लोग उसमें आ जाएंगे और हम ये कह देंगे 1 लाख पार्टियों का हमको समर्थन मिल गया है। एक एक आदमी की पार्टी है, इनका समर्थन लेके मोदी जी को खुश होना है तो होते रहें। इस बार उनको उनकी सही जगह देश की जनता दिखाने वाली है। ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या